गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर 611 यूनिट 3 का टॉपिक 5.3 रिसर्चर्स सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला स्टार्ट करेंगे। अब हमने देखा था कि रिसर्चर ने न्यूक्लियस को एक लिक्विड ड्रॉप के साथ कंपेयर किया और उसके बाद अपना सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला डिराइव किया। अब इस मास फार्मूला में कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम डिराइव करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि रिसर्चर का सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला है क्या। फर्स्ट वन इज वॉल्यूम एनर्जी टर्म बीवी। अब आप एक लिक्विड ड्रॉप को किसी भी लिक्विड के एक ड्रॉप को इमेजिन करिए। व्हेन अ लिक्विड ड्रॉप इवेपोरेट्स completely, the energy required for the evaporation is the product of latent heat of vaporization and mass of the liquid drop. This heat energy is utilized to overcome all bonds in the molecule in the liquid drop. That is, it is equal to the binding energy of liquid drop B. अब कोई भी लिक्विड का ड्रॉप इवेपोरेट कब होता है? वो तब होता है जब उसको आप इतनी हीट एनर्जी दो कि लिक्विड के जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक हो जाए और आपका लिक्विड ड्रॉप वेपर में बदल जाए, इट इवेपोरेट्स। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन विल बी नथिंग बट mm into A, where for a liquid drop B क्या है? Binding energy of the liquid drop. For a liquid drop, the binding energy will be equal to L into MMA. Lm क्या है? Latent heat of the liquid. फिर MMA जो मैंने कहा था, mm क्या है? Mass of each molecule of the liquid drop. And A is the number of molecules. Drop में कितने molecules हैं? From the above equation, we can see that B by A is equal to Lmm. इस इक्वेशन में आप इस इक्वेशन को A से डिवाइड कर दो तो बचेगा क्या? Lmm. We can see that B by A is equal to Lmm. अब L latent heat for that liquid है वो कांस्टेंट है और मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट होगा, तो B by A हमारा कांस्टेंट हो जाएगा. By analogy with a liquid drop, we expect a volume term in the expression of binding energy with. अब हाँ, रिसर्चर ने क्या किया कि न्यूक्लियस को कंपेयर किया एक लिक्विड ड्रॉप से. तो अगर लिक्विड ड्रॉप का कुछ ऐसा है that B by A is equal to some constant, मतलब आप क्या बोल सकते हैं? B is equal to some constant into A, ऐसा आप लिक्विड ड्रॉप के केस में बोल सकते हो. तो उसी तरह से उसकी एनालॉजी उसी की तरह आप सोचिए, न्यूक्लियस भी उसी के जैसा है. तो न्यूक्लियस में जो वॉल्यूम टर्म बीवी है, बाइंडिंग एनर्जी की वॉल्यूम टर्म बीवी है, वो कैसी होगी? सम कांस्टेंट इनटू ए, और इस कांस्टेंट को मैं ए वी कहूँगी. तो बी वी इज इक्वल टू ए वी, कांस्टेंट की जगह ए वी इंटू ए. And the term AV is called the volume coefficient. Now, number 2, surface term BS. Surface molecules are not as tightly bound as the molecules in liquid drop. So, more the molecules on surface, lesser the binding energy. तो जो surface किसी भी न्यूक्लियस के surface पे जो molecules होते हैं ना, वो इतने टाइटली बाउंड नहीं होते जितना कि न्यूक्लियस के अंदर का कोई भी मॉलिक्यूल हो. तो अगर the surface term Bs is proportional to surface area of the nucleus, that is minus Bs proportional to 4 pi r square. जो सरफेस एनर्जी टर्म है Bs,
हमने वॉल्यूम एनर्जी का टर्म कैलकुलेट किया। अब हम देखते हैं कि सरफेस एनर्जी टर्म Bs जो है वो सरफेस एरिया से प्रोपोर्शनल है। किससे? सरफेस एरिया, न्यूक्लियस के सरफेस एरिया से। न्यूक्लियस जो है वो उसका सरफेस एरिया कितना होगा मैथमेटिकली? 4πr², वेर r इज द न्यूक्लियर रेडियस। नाउ यहाँ पे नेगेटिव साइन है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट Bs reduces द टोटल बाइंडिंग एनर्जी। नेगेटिव साइन क्या शो करता है? कि सरफेस टर्म जो है वो टोटल बाइंडिंग एनर्जी को रिड्यूस कर रहा है। नाउ वी नो दैट, ये हमें पता है दैट न्यूक्लियर रेडियस इज इक्वल टू 1.07 इंटू a⁻1/3 फॉर मी। ये क्या है? मास नंबर। नाउ माइनस Bs इज इक्वल टू As इंटू a⁻2/3। अब क्या करो आप कि ये r जो है, r यहाँ पे जो r है उसकी जगह पे ये पुट कर दो। माइनस Bs इज प्रोपोर्शनल टू 4π1.07 स्क्वायर इंटू a⁻1/3 का स्क्वायर। तो इतना जो है प्रोपोर्शनलिटी और ये जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। उस कांस्टेंट को आप क्या बोलो? As। और a⁻1/3 क्या हो जाएगा? a⁻2/3। तो देखो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला। वेल As इज कॉल्ड द सरफेस कोएफिशिएंट। As को आप सरफेस कोएफिशिएंट बोलोगे। अब एक न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3πr³। कोई भी न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर A है। मास नंबर मतलब क्या? मास नंबर मतलब उस न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। तो न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है? A। द स्पेस अवेलेबल टू 1 न्यूक्लियॉन। तो पूरे न्यूक्लियस का वॉल्यूम 4/3πr³। और इस पूरे स्पेस में A नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं। तो फिर आप एक न्यूक्लियॉन को कितना वॉल्यूम या कितनी स्पेस मिलेगी? तो 4πr³/3/A। नाउ इमेजिन अ न्यूक्लियर सरफेस ऑफ थिकनेस T। अब एक न्यूक्लियॉन को वॉल्यूम इतना मिलेगा, तो सरफेस T, थिकनेस T जो है, न्यूक्लियर सरफेस की थिकनेस T वो कैसी होगी? T इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4πr³/3 डिवाइडेड बाय A। Now surface area of region with thickness T is equal to, एक थिकनेस T कंसिडर कीजिए, उसका सरफेस एरिया कितना होगा? थिकनेस T रीजन का सरफेस एरिया कितना होगा? 4πr²T। अब इस रीजन में अब इस रीजन में 4πr² सरफेस एरिया में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? तो 4πr² द सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय द स्पेस अवेलेबल टू 1 न्यूक्लियॉन। इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे। और अब T की जगह आप ये सब्स्टिट्यूट कर दो। और सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो तो इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। फिर
सॉल्व इट फर्दर फॉर ऑल द कॉन्स्टेंट्स, तो कॉन्स्टेंट मिलके 4.8 बनाएगा. 4.8 इंटू ए रेस टू 2/3 न्यूक्लियॉन्स. These nucleons are not attracted from all sides like the interior ones. अब क्या होता है कि एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल में, सॉरी, एक लिक्विड ड्रॉप या फिर न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड लाइक अ लिक्विड ड्रॉप. तो न्यूक्लियस के जो अंदर के साइड में जो न्यूक्लियॉन्स हैं, उनके आसपास सारे न्यूक्लियॉन्स होंगे. तो ये अगर एक न्यूक्लियॉन है तो इट विल बी अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियॉन्स ऑन ऑल ऑफ इट साइड्स. मतलब इस तरफ से भी अट्रैक्शन, इस तरफ से भी अट्रैक्शन, इधर से भी, लाइक फ्रॉम एवरीवेयर. बट एक सरफेस में जो न्यूक्लियॉन है ना, उसे इस साइड से अट्रैक्शन मिलेगी, लेकिन इधर से कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं मिल रहा. सो दीज न्यूक्लियॉन्स माने सरफेस वाले न्यूक्लियंस, दे आर नॉट अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स. वो हर साइड से अट्रैक्टेड नहीं होते लाइक द इंटीरियर वंस. इंटीरियर जो अंदर वाले न्यूक्लियॉन्स हैं वो तो हर साइड से अट्रैक्ट होंगे. एंड अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ सरफेस न्यूक्लियॉन वुड हैव नो नेबर्स. मतलब सरफेस न्यूक्लियॉन्स के 1/4 सरफेस के कोई नेबर्स ही नहीं है. देखो इस तरफ है लेकिन इस तरफ नहीं है. तो हम इसको डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं. सो योर Vs minus Vs will be equal to 1/4 into 4.8 a raised to 2/3. और ये As तो है ही. तो अभी मैंने क्या बताया, 1/4, 1/4 1/4 स्पेस ऑफ सरफेस न्यूक्लियॉन वुड हैव नो नेबर्स. तो माइनस Vs विल बी इक्वल टू 1/4 AV ऑफ 4.8. ये 4.8 a raised to 2/3 है. तो माइनस Vs विल बी इक्वल टू 1.2 AV a raised to 2/3. अब इक्वेशन 6 और इक्वेशन 5 अभी जो मैंने दिखाया उसे कंपेयर करो, तो आपको मिलेगा As is nearly equal to 1.2 AV. Now Coulomb energy term Vc. This term represents the electrical repulsion of the protons and is like Bs, a negative term in the expression for nuclear binding energy. अब कूलम्ब एनर्जी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है? प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स, राइट. तो प्रोटॉन के बीच कुछ बहुत सारे प्रोटॉन्स अगर एक न्यूक्लियस में होंगे तो उनके बीच कुछ रिपल्शन होगा. तो इस रिपल्शन को रिप्रेजेंट करता है कूलम्ब एनर्जी टर्म. The amount of work done against the Coulomb repulsion to assemble a nucleus is numerically equal to Bc. तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट Coulomb repulsion टू असेंबल अ न्यूक्लियस, इसे हम Bc कहेंगे. Let us assume that a nucleus is uniformly charged sphere with charge density rho up to radius r. Assume करो कि एक न्यूक्लियस जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के शेप में है with charge density rho and up to radius r. तो rho चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू q by v. ठीक है. अब q कितना होगा?
z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो z इंटू ई डिवाइडेड बाय v। वॉल्यूम कितना है हमारा, अगर रेडियस r है तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 4πr³/3। सो रो की वैल्यू आपको ऐसी मिल जाएगी। कंसिडर अ थिन स्पेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। यूजिंग कूलम्स लॉ वी कैन कैलकुलेट वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस शेल अप टू रेडियस r। एक थिन स्पेरिकल शेल कंसिडर करो ऑफ रेडियस r। कूलम लॉ का यूज करके आप वर्क डन dw कैलकुलेट कर सकते हो टू ब्रिंग द शेल अप टू दिस रेडियस r। सो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे dw इज इक्वल टू 1/4πε0r इंटू 4/3πr³ रो इंटू 4πr² dr रो। नाउ bc कैन बी एस्टिमेटेड बाय इंटीग्रेटिंग दिस बिटवीन r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू कैपिटल R। इसको आप इंटीग्रेट करो फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू कैपिटल R तक, तो आपको इसका dw का इंटीग्रेशन मिलेगा w इज इक्वल टू बी सी। w इज इक्वल टू बी सी क्यों कहा मैंने, क्योंकि हमने ये देखा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन w against the Coulomb repulsion to assemble a nucleus is numerically equal to bc, तो w is equal to bc। So w is equal to bc is equal to 3/5 z squared e squared by 4πε0 r। However, when we have only one proton as a nucleus, सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, मतलब z is equal to 1 है, तो इस इक्वेशन 7 में z स्क्वायर की जगह 1 डाल दो तो बी सी ऑफ अ प्रोटॉन हो जाएगा कुछ ऐसा। फॉर सच ए न्यूक्लियस ऑफ ओनली वन प्रोटॉन नो वर्क इज डन अगेंस्ट द कूलम रिपल्शन इन असेंबलिंग द न्यूक्लियस। अगर सिर्फ जैसे एक ही प्रोटॉन है तो कूलम रिपल्शन के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। कैसे, तो एग्जाम्पल जैसे हमारे पास पहले से 2 प्रोटॉन है, हमें इन्फिनिटी से एक प्रोटॉन को यहाँ पे लाना है, तो क्या करना पड़ेगा कि हमें वर्क डन इस पॉइंट पे लाने के लिए तो इतना डिस्प्लेस करने के लिए तो वर्क करना ही पड़ेगा, और ऊपर से इन 2 प्रोटॉन्स से जो उसे कूलम रिपल्शन आएगा उसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। बट इन केस एक ही प्रोटॉन है, मतलब आपको एक ही प्रोटॉन जो है उसे इन्फिनिटी पे है और किसी एक पॉइंट पे असेंबल करना है, तो कोई यहाँ पे लाना है, तो इसको सामने कोई प्रोटॉन नहीं है रिपल्शन करने के लिए, तो वो वर्क डन करना नहीं पड़ेगा अगेंस्ट कूलम रिपल्शन। Our equation 1 is based on the assumption that protons already exist, and so in our Coulomb energy term nuclear binding energy we cannot include such terms as in equation 8, which consider the assembling of single proton. There are z such terms as there are z protons। अब हमने जो इक्वेशन हमारी जो इक्वेशन 1 है ना, ये वाली, that was based on assumption, उसमें हमने assume किया था that protons already exist, and so in our Coulomb energy term nuclear binding energy we cannot include such terms। तो वो टर्म्स जिसमें हम प्रोटॉन्स को इन्फिनिटी से सिंगुलरली सिंगल प्रोटॉन को असेंबल कर रहे हैं, उस एनर्जी को हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे। देर आर जेड सच टर्म्स एज देर आर जेड प्रोटॉन्स। तो जेड प्रोटॉन्स हैं तो सिंगल एक प्रोटॉन को असेंबल करने के लिए ये टर्म है। तो अगर जेड प्रोटॉन्स हैं
तो इस तरह की z टर्म्स आएंगी, तो इसको डिवाइड मल्टीप्लाई बाय z कर दूं मैं, क्योंकि ऐसी z टर्म्स आएंगी। और ये टर्म्स हमें टोटल एनर्जी में अपनी BC में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, इसको इक्वेशन 8 को z से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देती हूँ। z इज 3/5 z²/4πε0 r। Therefore, true Coulomb energy term is given by this. इसको आप सॉल्व करो तो कुछ ऐसा मिलेगा, -BC। माइनस क्यों है? द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिसरप्टिव नेचर ऑफ द टर्म। इस इक्वेशन को MEC से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। MEC स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। फिर R की जगह पे ये सब्सटीट्यूट कर दो, 1.3 a⁻1/3। अब MEC स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? ME हमें पता है 9.1 × 10⁻31 और C क्या है? 3 × 10⁸ का स्क्वायर। सॉल्व करो तो आएगा 0.511 MeV। अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म्स है ना, ये इंक्लूडिंग ये सारी कांस्टेंट टर्म्स, उसको आप AC बोलो। नाउ इलेक्ट्रॉन रेडियस, आपको पता है कि आप इलेक्ट्रॉन के रेडियस को कैसे कैलकुलेट करते हो? Ke²/MEC²। इसमें K क्या है? K इज 1/4πε0, तो E²/4πε0 ME²। E की वैल्यू आपको पता है, ME और C की वैल्यू पता है, 4πε0 कांस्टेंट है। सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आपको इलेक्ट्रॉन रेडियस 2.8 × 10⁻15 मीटर मिलेगा। तो ये सब्सटीट्यूट करोगे आप, आपने इसको AC माना है, ठीक है। अब MEC² की वैल्यू मिल गई आपको, इसकी वैल्यू मिल गई 3/5 और 1.3 कांस्टेंट है, और सारी वैल्यू डाल के आपको AC की वैल्यू मिलेगी, और AC कितना मिलेगा? 0.60 MeV। तो आपको ये BC की वैल्यू मिली, -BC इज नियरली इक्वल टू 0.6 MeV × Z × Z-1 डिवाइडेड बाय a⁻1/3। Thus the Coulomb coefficient AC has the value। तो AC की वैल्यू क्या है? 0.60 MeV। The asymmetry energy term BA, this is the term which depends on neutron axis n-z and decreases the nuclear binding energy। अब ये एसीमेट्री टर्म किस पे डिपेंड करती है? न्यूट्रॉन एक्सेस पे। न्यूट्रॉन एक्सेस मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कितने ज़्यादा एक्सेस में है, n-z। और ये एसीमेट्री एनर्जी टर्म बी क्या करती है? वो भी बाइंडिंग एनर्जी बी को डिक्रीज करती है। अब इक्वेशन 1 में आपने देखा होगा कैपिटल M इज इक्वल टू ZMP प्लस NMN माइनस B। अब N इज इक्वल टू A minus Z, you know that N plus Z, number of neutrons plus number of protons is equal to the mass number A। अब इसको आप इस ब्रैकेट को ओपन करो एंड देन योर इक्वेशन विल बी समथिंग लाइक दिस। अब Z और A वाले टर्म्स को सेपरेट कर दो तो आपकी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। अब B, बाइंडिंग एनर्जी इज द सम ऑफ वॉल्यूम टर्म, सरफेस टर्म और कूलम्ब एनर्जी टर्म। तो इन सबको मैंने लिख दिया।
ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपकी m की फॉर्मूला ऐसी आ जाएगी. नाउ फॉर अ गिवन a, डिफ्रेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू z. इस पूरे इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू z, माने dm/dz. और ये जो राइट हैंड साइड है वो भी पूरी z से डिफ्रेंशिएट करो और dm/dz को 0 सेट कर दो. इसको इक्वेशन को z के साथ डिफ्रेंशिएट करके सेट इट टू 0. dm/dz 0 माने क्या? वो वैल्यू जब m मिनिमम है, द वैल्यू ऑफ z फॉर विच m इज मिनिमम. उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे z से एंड विल इक्वेट इट टू 0. हम इक्वेट कर देंगे 0 से तो क्या मिलेगा, हमें वो वैल्यू ऑफ z मिलेगी जिसके लिए m मिनिमम है. ये इतना मैथ्स तो सिंपल हमें आता है. मिनिमम वैल्यू ऑफ m कॉरस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी. m मिनिमम मतलब स्टेबिलिटी मैक्सिमम. Putting a is equal to 216, the above equation gives a minimum m for z it is equal to 3, which is absurd. अगर आप मास नंबर a 216 के लिए वैल्यू ऑफ z फाइंड आउट करने की कोशिश करो जिसके लिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, माने कि m मिनिमम है, तो आपको मिलेगा कि z इज इक्वल टू 3. तो आपने कोई ऐसा स्टेबल एटम सुना है जिसका मास नंबर 216 हो लेकिन z 3 हो, मतलब कुछ ऐसा 216 कोई एलिमेंट और 3. दिस इज अब्सर्ड. ऐसा नहीं होता. Which means there is some important term in the binding energy which is still not accounted for. मतलब अभी भी बाइंडिंग एनर्जी में कोई ऐसी टर्म है जिसको हमने अकाउंट में अपने कंसिडरेशन में नहीं लिया. वो कौन सी है? वो है एसिमेट्री टर्म BA. उसको हम अभी स्टडी करेंगे. We have so far neglected the quantization of energy states of nucleons in the nucleus and hence the application of Pauli's exclusion principle. अभी तक हमने एनर्जी स्टेट्स के क्वांटाइजेशन और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को निग्लेक्ट किया था. If we put n protons and n neutrons in a nucleus, the lowest Z energy levels get filled up first. By Pauli's exclusion principle, the excess neutrons n minus z must go into the previously unoccupied quantum states, since the first z quantum states are already filled up with protons and neutrons. तो जब आप z प्रोटॉन्स और n न्यूट्रॉन्स को एक न्यूक्लियस में डालेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले z प्रोटॉन्स जो है वो सबसे नीचे वाले एनर्जी स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे और उसके साथ ही z प्रोटॉन्स कर लेंगे और अभी n न्यूट्रॉन्स है हमारे पास, तो उस n में से z न्यूट्रॉन्स भी वो सेम उतने ही एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई कर लेंगे. ये z न्यूट्रॉन्स. तो बचे कितने? n थे न्यूट्रॉन्स, उसमें से z न्यूट्रॉन्स ने नीचे वाले ऑक्यूपाई कर लिए सेल, तो बचे कितने? n माइनस z. तो जो n माइनस z है वो ये रहे n माइनस z एक्सेस न्यूट्रॉन्स. दे हैव टू ऑक्यूपाई द हायर लेवल, क्योंकि ये सब तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से फिल हो गए तो वो क्या करेंगे? हायर लेवल पे जाएंगे. अब हायर लेवल के न्यूट्रॉन्स दे आर लेस टाइटली बाउंड. आपको पता है कि जितने लोअर लेवल पे हो न्यूक्लियॉन्स उतने टाइटली बाउंड होते हैं और जितने हायर लेवल पे हो उतने कम टाइटली बाउंड होते हैं. तो ये n माइनस जेड वाले जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स हैं ना, दे आर लेस टाइटली बाउंड. Thus, these n minus z excess neutrons are occupying higher energy quantum states and are consequently less tightly bound than the first two z nucleons which occupy the
deepest energy levels. The neutron asymmetry therefore gives to a disruptive term in a nuclear binding energy expression called symmetry, called the asymmetry term Ba. तो ये जो न्यूट्रॉन एक्सेस है n/z, that is giving rise to your asymmetry energy term Ba. Now number of excess neutrons कितने हैं? n-z. So number of excess neutrons per nucleon, मतलब per nucleon मतलब क्या? Per nucleon मतलब divided by a, क्योंकि हमारे पास a number of nucleons है, तो ये मिल गया. Since the total number of excess electrons is n/z, the total deficit in nucleus binding energy is excess neutrons per nucleon है n-z/a, पर टोटल नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n-z. तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में जो एसिमेट्री टर्म होगी माइनस बी ए, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू n-z/a का स्क्वायर. अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए आपको कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा, तो माइनस बी ए इज इक्वल टू ए ए. यहाँ पे जो है पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव प्लस ए ए, यहाँ पे माइनस मत कंसिडर करना, ये गलती है, लिख इट्स अ राइटिंग मिस्टेक. सो माइनस बी ए इज इक्वल टू ए ए इंटू ये n-z है, उसमें n इज इक्वल टू a-z. आपको पता है क्योंकि n प्लस z इज इक्वल टू a, तो n की जगह a-z. इसको सॉल्व करो तो कैसा आएगा? ए ए इंटू a-2z/² a, कुछ ऐसा. और यहाँ पे आप माइनस, ये प्लस है, दिस इज अ मिस्टेक, where a is called the symmetry coefficient and is evaluated empirically. अब a को आप सिमेट्रिक कोएफिशिएंट, एसिमेट्रिक कोएफिशिएंट कहेंगे, और a की वैल्यू होगी नियरली 19.8 MeV. अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके a की वैल्यू 19 MeV दी है, तो अब फिर से dm/dz इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट करिए. देखो ये इस वैल्यू से आपको b माइनस बी ए मिल जाएगा, और उसको आप बाइंडिंग एनर्जी के एक्सप्रेशन में यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में ऐड करिए, माइनस ए ए इंटू a-2z² ए. तो अब अगर ऐड करेंगे इसमें और ऐसा, और अब हमारी m की कोई फॉर्मूला बनी, अब dm/dz इज इक्वल टू 0 सेट करेंगे, तो a इज इक्वल टू 216 के लिए m विल बी मिनिमम फॉर z इज इक्वल टू नियरली 80, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल. ऐसा हो सकता है कि 216 मास नंबर हो और z आपका 80 प्रोटॉन नंबर हो, ये बिलीवेबल है. पहले क्या हो रहा था आइसोमेट्री टर्म के बिना, दैट मास नंबर आपका 216 और प्रोटॉन नंबर सिर्फ 3, इतने कम, मतलब सोचो नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 और मास नंबर 216, मतलब 216 माइनस 3, 213 तो न्यूट्रॉन्स ही हुए, तो इम्बैलेंस सोचो 213 न्यूट्रॉन्स और 3 प्रोटॉन्स, ऐसा नहीं हो सकता. The pairing energy term BP, B/A against A curve shows several links and evidence for favored pairing. Also, when Z or M becomes equal to 2, 4, 8,
2, 4, 6, 8, 20, 50, 80 to 126, the corresponding nucleides have large binding energy. This fact does not appear in a liquid drop model because we have omitted the intrinsic spin of nucleus and the shell effects. तो ये जो पेयरिंग एनर्जी टर्म है ना, वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में डायरेक्टली हमें अपीयर नहीं करती. क्यों? क्योंकि हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल कंसिडर करते वक्त वी हैड ओमिटेड द इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ न्यूक्लियस एंड शेल इफेक्ट. हमने इंट्रिक्स न्यूक्लियस की इंट्रिंसिक स्पिन को और शेल इफेक्ट्स को निगलेक्ट किया था. तो आपको पेयरिंग ये जो टर्म है वो नहीं दिखेगी. सॉरी, जब z या n ये वाले नंबर्स 2, 4, 8, 6, 8, 20, 50, 80 to 126 जैसा हो जाए, तब आपको अचानक से न्यूक्लियेट्स की लार्ज बाइंडिंग एनर्जीज मिलेगी. अब ये फैक्ट कि लार्ज बाइंडिंग एनर्जीज हैं इन नंबर्स पे, वो आपको लिक्विड ड्रॉप मॉडल से नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमने इंट्रिंसिक स्पिन, न्यूक्लियॉन्स के इंट्रिंसिक स्पिन और शेल इफेक्ट्स को निगलेक्ट किया है, इग्नोर किया है. अब इसके कारण कुछ गलती तो आएगी, तो उसे करेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, पेयरिंग एनर्जी टर्म बीपी को ऐड कर दिया न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में. नाउ स्टेबल न्यूक्लियाइड्स किस तरह के हो सकते हैं? स्टेबल न्यूक्लियाइड्स ऐसा कि ये मास नंबर ए, प्रोटॉन नंबर जेड, न्यूट्रॉन नंबर एन और नंबर ऑफ stable nucleides. For even A, if we have Z and N even nucleides, then we have 165 stable nuclei. उसी तरह से अगर A odd है, Z odd है and N even है, तो आपके पास 50 stable nucleides हैं. तो आपको ये टेबल दी है. सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाइड्स किस में है? Z even N even. और सबसे कम स्टेबल न्यूक्लियाइड्स किस में है? Z odd और N odd. सो इसको मैं, जिसमें Z और N even है, उसे मैं इवन न्यूक्लियर कहूँगी. सो इवन न्यूक्लियर मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा है नंबर में, एंड हेंस मोस्ट स्टेबल, तो सबसे स्टेबल भी होंगे. ऑड मतलब Z odd और N भी odd. ऑड न्यूक्लियर आर द लीस्ट स्टेबल. Now this pairing effect can be incorporated as, pairing effect हम कैसे दिखाएंगे? pairing effect BP is equal to AP A raised to minus 3/4. ये इक्वेशन 13. अब AP की वैल्यू आपको टेबल में दी है. अगर A इवन है, Z इवन है, तो AP इज -33.5. अगर A ऑड है तो Z कुछ भी हो, आपके ऑड या इवन, आपकी AP की वैल्यू 0 होगी. एंड A अगर इवन है और Z ऑड है तो AP की वैल्यू 33.5 MeV होगी. नाउ अगेन फर्स्ट इक्वेशन 1 से आपकी m की वैल्यू ये है AMN माइनस Z MN माइनस MP माइनस B. अब B में कौन सी टर्म्स है? वॉल्यूम टर्म, सरफेस टर्म, कूलम एनर्जी टर्म, एसीमेट्री टर्म और ये पेयरिंग एनर्जी टर्म्स. B की सारी वैल्यूज डाल दी, और इसको अगर इस ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो MZA क्या आ जाएगा? कुछ ऐसा, इक्वेशन 14 जैसा. और इस इक्वेशन 14 को हम बोलेंगे विसेचर्स सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला. इसमें सारे कांस्टेंट की वैल्यूज़ क्या है? AV 14, AS 13, AC 0.6, AA 19 MeV. AP वो डिपेंड करता है, इवन हो तो -35 33.5, इवन ऑड हो तो
0 और ऑड ऑड हो तो 33.5। ये सब आप होमवर्क में LQ3, LQ2, 3, 4, SQ5, SQ6 ये सब होमवर्क में लीजिए, एंड SQ7 ऑल्सो। Mass parabolas. Next topic is mass parabolas. Prediction of stability against beta decay for members of an isobaric family. Now equation 14. इस equation 14 को it can be rewritten like this. equation 14 को आप इस तरह से लिख सकते हो, z स्क्वायर को अलग अलग करो और इस तरह से आप लिख सकते हो। इसमें अब इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप सिंप्लीफाई करके कुछ कांस्टेंट्स मान के इस तरह से लिखो, वेयर अल्फा इज इक्वल टू एम एन माइनस ए वी, ब्रैकेट में ए वी माइनस ए माइनस ए एस बाई 3, फिर बीटा क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू -4 ए माइनस एम एन माइनस एम पी, गामा क्या है इस 4 ए बाई ए प्लस ए सी बाय कैपिटल ए रेज टू 1/3, और ये डेल्टा क्या है, प्लस और माइनस डेल्टा इज द पेयरिंग एनर्जी। where pairing energy plus delta is pairing energy is plus delta for odd z odd n, minus delta for even z even n, और बाकी कंडीशंस में 0। when a is constant, equation 15 is the equation of parabola। अब अगर इसमें आप a को कांस्टेंट रखो तो ये इक्वेशन 15 क्या है पता है, इट्स एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कुछ ऐसा शेप है। Thus we expect the plot of m versus z to be parabolic in shape with minimum corresponding to that value of z which gives the hypothetical most stable isobar in the family। तो अब अगर आप m versus z का ग्राफ बनाएंगे ना प्लॉट, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, और जो मिनिमम वाला है ना ये पॉइंट आपको, इस पॉइंट पे जो न्यूक्लियस होगा ना वो आपका मोस्ट स्टेबल आइसोबार होगा किसी फैमिली का, मोस्ट स्टेबल किसी भी फैमिली का। नाउ फॉर ऑड ए न्यूक्लियाई डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब ऑड ए न्यूक्लियाई के लिए डेल्टा 0 है, वो भी देखा हमने। Thus there is only one parabola implying that there is only one stable nucleus। अब डेल्टा इज इक्वल टू 0 है तो सिर्फ एक ही पैराबोला होगा, और उस एक पैराबोला के मिनिमम पे एक ही स्टेबल न्यूक्लियस होगा। फॉर इवन ए न्यूक्लियाई देयर कैन बी अप टू 3 स्टेबल न्यूक्लियाई। इवन ए न्यूक्लियाई के लिए 3 स्टेबल अप टू 3 स्टेबल न्यूक्लियाई हो सकते हैं। ऑड ए न्यूक्लियाई, कंसिडर द आइसोबैरिक फैमिली फॉर ए इज इक्वल टू 91। अब ऑड ए न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें तो ऑड ए न्यूक्लियाई, कंसिडर द आइसोबैरिक फैमिली फॉर ए इज इक्वल टू 91। अब आइसोबैरिक फैमिली क्या होती है, व्हाट इज आइसोबार्स? आइसोबार्स वो न्यूक्लियस होते हैं जिनका ए मास नंबर सेम हो, डिफरेंट न्यूक्लियाइज जिनका मास नंबर सेम हो, चाहे फिर प्रोटॉन नंबर जेड डिफरेंट ही क्यों ना हो, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स जिनके मास नंबर सेम हो उन्हें हम आइसोबार्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 91 RB, 91 SR, 91 Y, 91 ZR, 91 MO, इसमें देखो मास नंबर सबका सेम है 91, तो ये सारे एक आइसोबैरिक फैमिली का हिस्सा हुए। The parabolic relationship between the masses is given by this equation as shown in the following figure। तो जो पैराबोलिक रिलेशनशिप है वो इस फिगर से हमने देखी।
देखने को मिलेगी। और मैंने आपको कहा था कि ये जो पैराबोला है उसका जो मिनिमम वाला, सबसे मिनिमम पे वाले पॉइंट पे जो भी एलिमेंट है वो उस फैमिली का सबसे स्टेबल एलिमेंट होगा। तो ये देखो 91ZR ये सबसे स्टेबल एलिमेंट है। अब इक्वेशन 15 में से, मतलब इस इक्वेशन को आप डेरिवेशन करो z के साथ। तो आपका देखो डेल एम बाई डेल जेड, ये कांस्टेंट कैसा आएगा, बीटा प्लस 2 गामा z0। मिनिमम जो पॉइंट है ना, ये वाला मिनिमम पॉइंट, उसको मैं z0 बोलूँगी, इस पॉइंट को। और उस पर जो मास है उसको mz0 a। ये देखो z0 न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द मोस्ट स्टेबल आइसोबार। z0 किसके लिए, मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए। और मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए dm बाई डी जेड कैसा होगा, 0 होगा। तो मैंने dm बाई डी जेड की जगह 0 लिख दिया। सो बीटा प्लस 2 गामा z0 इज इक्वल टू 0। तो z0 इज इक्वल टू माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 गामा। और डे न्यूक्लियाई के लिए डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो फिर mz0 है, z की जगह z0 लिखा, क्योंकि लिखूंगी mz0 है क्योंकि हम मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस बीटा जेड प्लस अल्फा ए प्लस बीटा जेड नॉट, क्योंकि हम जेड नॉट की बात करें, z0 की, प्लस गामा z0 स्क्वायर प्लस डेल्टा, डेल्टा क्या है 0। तो ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा आपका। अब इसमें बीटा, इस इक्वेशन में से बीटा को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ तो क्या बनेगा, बीटा इज इक्वल टू -2 गामा z0। तो यहाँ पे बीटा की जगह -2 गामा z0 लिख दिया और फिर पूरे को सिंप्लीफाई कर दिया। तो क्या आया, अल्फा ए माइनस गामा z0 स्क्वायर। नाउ द डिफरेंस इन मासेस फॉर ऑड ए इज mz0a का आपको वैल्यू मिला, और mza का वैल्यू क्या होगा, mza का वैल्यू होगा, आप इधर देखो, mza का वैल्यू यहाँ से मिलेगा। इसमें आपको पता है कि ऑड ए न्यूक्लियाई है, इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो इतना जो पोर्शन है ये, दिस विल बी योर mza। तो mza की जगह ये लिख दो जो आपने अपने इक्वेशन 15 में देखा, और इक्वेशन 18 में से mz0 a की वैल्यू डालो। उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे तो गैमा इज इक्वल टू mza माइनस mz0 a इज इक्वल टू गैमा z माइनस z0 का स्क्वायर होगा। नाउ फॉर बीटा डीके द एनर्जी रिलीज दैट इज q वैल्यू इज गिवन बाय, अब बीटा डीके के लिए q वैल्यू इज गिवन बाय दिस इक्वेशन बीटा माइनस डीके। अब बीटा माइनस में क्या होगा, बीटा माइनस में आपको पता है कुछ ऐसी इक्वेशन होती है, पेरेंट जब बीटा माइनस डीके करता है तब az+1 ऐसा कुछ होता है, डॉटर ऐसी होती है, पेरेंट कुछ ऐसा होता है। मतलब z पेरेंट का प्रोटॉन नंबर और y z+1 डॉटर का प्रोटॉन नंबर। तो q बीटा माइनस क्या होगा, इनिशियली जो पेरेंट है उसका मास माइनस जो डॉटर है उसका मास।
पेरेंट का मास mz है, डॉटर का मास क्या होगा mz+1 है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि डॉटर कैसी होगी बीटा माइनस डीके में z+1 प्रोटॉन नंबर वाली। तो इस इक्वेशन में से आप गामा कांस्टेंट लो और z के लिए z माइनस z0 स्क्वायर और z+1 के लिए z+1 माइनस z0 स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करो तो कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी क्यू बीटा माइनस के लिए। नाउ फॉर बीटा प्लस डीके क्या होता है, दैट ये आपका पेरेंट है, जब वो बीटा प्लस डीके करेगा तब कुछ ऐसा बनेगा, पेरेंट का प्रोटॉन नंबर z और डॉटर का प्रोटॉन नंबर z-1। सो क्यू बीटा प्लस इज इक्वल टू mza माइनस mz-1 इंटू ए। तो अब इसमें से आप गैमा को बाहर ले लीजिए इस तरह से, और mza है तो z माइनस z0 स्क्वायर, इसमें z माइनस z0 स्क्वायर, और यहाँ पे z-1 है तो माइनस z-1 माइनस z0 स्क्वायर, इसकी जगह पे z-1 माइनस z0 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो क्यू बीटा प्लस इज इक्वल टू 2 गामा इंटू z माइनस z0 माइनस हाफ। अब इस एग्जाम्पल 5.1 को होमवर्क में लीजिए। नाउ इवन ए न्यूक्लियाई, हियर द पेयरिंग टर्म डेल्टा is not equal to 0. Since with odd and even nuclei are included, we have two parabolas. जब even a न्यूक्लियाई होता है तब पेयरिंग टर्म इज नॉट इक्वल टू 0। अब पेयरिंग टर्म इज नॉट इक्वल टू 0 तो आपके पास सिर्फ एक पैराबोला नहीं होगा, एक से ज़्यादा पैराबोला होंगे। और फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पैराबोलाज हैं एंड दोनों पैराबोलाज जो हैं दे आर डिस्प्लेस्ड बाय 2 डेल्टा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 डेल्टा। कंसिडर 104 मास नंबर का एक न्यूक्लियाई, 104 इज इवन, सो दिस इज एन इवन ए न्यूक्लियाई। तो देखो आप इस पैराबोला में देर आर इस फिगर में देर आर 2 पैराबोलाज, ऊपर वाला ऑड और नीचे वाला इवन। इन दोनों के बीच देखो एक्सक्यूज मी 2 डेल्टा जितना डिफरेंस है। Energetically possible decays are shown in the figure. 104 Ru cannot beta decay into 104 Rh as the mass of 104 Rh is greater than mass of 104 Ru. तो अब वन 104 Ru बीटा डीके होके 10445 RH बनना चाहिए, पर वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो 104 RH का मास 104 Ru से ज़्यादा है तो नहीं बनेगा। We see that 104 PD is the stable element having least mass in the family, but decay is still forbidden to 104 PD. As the mass of intermediate nuclei 104 RH is greater than mass of 104 Ru. तो हम देखते हैं कि इसमें ये वाले कर्व में 104 Ru के लिए नेक्स्ट स्टेबल न्यूक्लियस क्या है 104 PD, बट स्टिल ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 104 PD तक पहुंचने के लिए उसको 2 बीटा डीके करने पड़ेंगे, एक बार 104 Ru से 104 RH, उसके बाद 104 RH से बीटा डीके होके 104 PD। तो ये फिर से पॉसिबल नहीं है 2 बीटा डीके, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल 104 RH तक ही पहुंचना एनर्जेटिकली अलाउड नहीं है, बिकॉज 104 RH जो है उसका मास ज़्यादा है 104 Ru से।
However, if 104Ru decays into 104RH in the time delta T is equal to delta T is equal to H cut by delta E, then the violation of conservation of energy by an amount delta E is consistent with the Heisenberg's uncertainty principle, and provided 104RH decays into 104PD within this time, a double beta decay leading to 104Ru to 104PD is possible. तो अगर हमारा डीके डेल्टा टी इज इक्वल टू एच कट बाय डेल्टा ई टाइम में हो जाता है तो बाय हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो 104Ru को डबल बीटा डीके करके ट्वाइस 2 बार बीटा डीके करके 104PD में कन्वर्ट होने को अलाउ करेगा. टिपिकली दिस न्यूक्लियर टाइम डेल्टा टी इज 10⁻22 सेकेंड्स. तो ये टाइम कितना है 10⁻22 सेकेंड्स. जनरली द टाइम रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बीटा डीके इज मेनी सेकेंड्स, so that the probability for the decay taking place in 10⁻22 seconds is extremely small and consequently not yet observed experimentally. Generally normal beta decay होने में कुछ सेकेंड्स लगते हैं, तो ये जो 10⁻22 सेकेंड वाला टाइम है वो तो बहुत कम हो गया कुछ सेकेंड से, विच मीन्स दैट ये जो डबल बीटा डीके मैंने कहा 104Ru to 104PD, ये डबल बीटा डीके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम है और इसकी वजह से इट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली. आइसोबैरिक फैमिली जिसका मास नंबर 136 है उसके लिए हमारे पास 3 स्टेबल न्यूक्लियाइड्स हैं, लेकिन आइसोबैरिक फैमिली जिसका मास नंबर 200 है उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक स्टेबल न्यूक्लियाइड है. इट कैन बी सीन दैट ऑड न्यूक्लियाई लाई ऑन द अपर कर्व एंड देयरफॉर अनस्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू दोज ऑन लोअर कर्व. तो देखो ये ऑड न्यूक्लियाई वाला कर्व और ये इवन न्यूक्लियाई वाला कर्व, तो ऑड न्यूक्लियाई वाला कर्व ऊपर है विच मीन्स वो ज़्यादा अनस्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू द इवन न्यूक्लियाई वाला कर्व, विथ द रिजल्ट दैट नो स्टेबल ऑर्डर न्यूक्लियाई शुड एग्जिस्ट. मतलब मैंने आपको क्या कहा, ये ऊपर वाला जो कर्व है ऑड वाला वो ज़्यादा अनस्टेबल है इवन वाले से, विच मीन्स दैट ऑड वाले में कोई स्टेबल न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि वो तो ऊपर की साइड है. द ओनली एक्सेप्शंस टू दिस रूल आर एक्सट्रीमली लाइट न्यूक्लियाई. अब ये रूल कि ऑड में नो स्टेबल न्यूक्लियाई शुड एग्जिस्ट, नो ऑड न्यूक्लियाई के कोई स्टेबल न्यूक्लियस हो ही नहीं सकते, इस रूल का एक एक्सेप्शन है एक्सट्रीमली लाइट न्यूक्लियाई, बहुत लाइट न्यूक्लियाई, मतलब ए की वैल्यू बहुत कम. Consider an isobaric family A is equal to 14, mass number 14, काफ़ी they are extremely light because mass number कम है. इस फैमिली के कुछ मेंबर्स देखो, इन मेंबर्स में से स्टेबल मेंबर कौन सा है 147N. 147N इज एन ऑड न्यूक्लियाई. ऑड मतलब इसका Z 7 है और N भी 7 है, तो ऑड पर ये ऑड होते हुए भी स्टेबल मेंबर है. दिस एम्फसाइजेस द फैक्ट दैट लाइट न्यूक्लियर शुड नॉट बी ट्रीटेड ऑन बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल. तो इस एक्सेप्शन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो लाइट न्यूक्लियाई है ना, इनको हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेसिस पे ट्रीट नहीं कर सकते. एग्जाम्पल 5.2 LQ5 SQ8 SQ9 को आप होमवर्क में लीजिए.